दोस्तों, यह है बटुकेश्वर दत्त जी के जीवन की कहानी का भाग नंबर 2 है। उस समय दिल्ली में सभी दूसरे प्रांतों तक टेलीफोन और तार सरकारी संदेशों के लिए रिजर्व कर लिए गए। उस समय दिल्ली स्थित स्टेटमेंट संवाददाता लाला दुर्गादास जी ने बम कांड का समाचार टेलीफोन या तार द्वारा कोलकाता भेजना चाहा, परंतु समाचार भेजने के सभी साधन सरकारी काम के लिए थे। उस समय लाला जी ने पत्रकार की विशेष सूझ दिखाई। आपने यह समाचार स्टेटमेंट के लंदन कार्यालय को भेजा। वहां से यह समाचार वायरलेस द्वारा कोलकाता के कार्यालय में भेजा गया। समय एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया दोबारा इस घटना का समाचार कोलकाता के दूसरे पत्रकारों को मिला। उस समय स्टेटमेंट का विशेषांक बाजार में बंट रहा था। बजेल में इन लोगों पर कठोरता का बर्ताव प्रारंभ हो गया। इन दोनों को एक दूसरे से बहुत दूर, बिल्कुल तंग और गंदी कालकोठरियों में बंद कर दिया गया था और नित्य अधिकारी वर्ग इनके पास जाकर नेताओं के वक्तव्य दिखाकर उनसे कहते कि समस्त देश तुम्हारे कार्यों की निंदा करता है। इस प्रकार नैतिक साहस भंग करने की चाल चल रहे थे। यही नहीं, दूसरी चाल यह चली कि उन्होंने समाचार पत्रों में बटुकेश्वर दत्त के सरकारी गवाह हो जाने का समाचार दिया। इससे जनता में बेचैनी फैली। भगत सिंह को भी इससे आघात पहुंचा, परंतु भगत सिंह ने अपने साहस में लेश मात्र भी परिवर्तन न आने दिया। थोड़े दिन बाद मिथ्या प्रचार का भांडाफोड़ हुआ। पकड़े जाने के 2 सप्ताह बाद दोनों युवकों की शिनाख्त कराई गई। इनकी शिनाख्त करने वाले कुछ भारतीय और कुछ अंग्रेज थे। ये कार्रवाई प्रथम श्रेणी के न्यायालय में जनाब अब्दुल समद के सामने हुई। सरकार ने अपनी पूरी तैयारी के पश्चात 7 मई सन 1929 को सिंह और दत्त को अदालत में उपस्थित किया। जनता का कोई प्रदर्शन न हो, इस भय से अदालत की कार्रवाई दिल्ली जेल में हुई। मजिस्ट्रेट मिस्टर CFB पुल न्याय करता था। इन दिनों जेल के भीतर व बाहर पुलिस का कड़ा पहरा रहता था। जेल में केवल अभियुक्तों के संबंधी पत्रकार प्रतिनिधि तथा सफाई वकीलों को ही जाने की आज्ञा दी जाती थी। अब इन दोनों वीरों को अदालत में लाया गया। तब आते ही दोनों ने बड़े जोरों से इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद का नाश हो इत्यादि नारे लगाए। इसके पश्चात अदालत ने बताया कि पुलिस ने दफा 307 हत्या करने का प्रयत्न और विस्फोट कानून की धारा 3 लगाई है। अभियोग के साक्ष्यों के 2 दिन तक बयान चलते रहे। तीसरे दिन मजिस्ट्रेट ने आप दोनों को अपनी सफाई पेश करने के लिए कहा, किंतु आपने बयान देने से इनकार किया और कहा कि हमें जो कुछ कहना है वह सेशन जज की अदालत में कहेंगे। इस पर मजिस्ट्रेट ने सेशन जज के सपोर्ट कर दिया। तारीख 4 जून 1929 को दिल्ली जेल में ही सेशन जज की अदालत लगी। इस समय भी पहरा और देखरेख उसी प्रकार सख्त थी। नीचे की अदालत में जो बयान सरकारी गवाहों ने दिए थे, फिर बयान यहाँ दे दिए। इसके पश्चात सिंह और दत्त ने संयुक्त वक्तव्य दिया। वह बयान अंग्रेजी में दिया गया था। जिस किसी ने वह बयान सुना या पढ़ा, उसकी आंखें खुल गई। उनके विषय में जो झूठी अज्ञानतावश अफवाहें फैल गई थी, उनका निराकरण हो गया। विप्लव क्रांति मनुष्य का अविच्छेद अधिकार है। स्वतंत्रता का अनिर्दिष्ट जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमजीवी ही समाज का सच्चा ऋण है। इन आदर्श और विश्वासों के लिए हम प्रत्येक वेदना को जो हमें दी जाएगी, आदर से स्वागतपूर्ण आलिंगन करेंगे। इस विलिप की बलिदेवी में अर्पित करने के लिए मैं अपनी नौजवानी देने को तैयार हूँ।
क्योंकि इतने महान आदर्श के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान अत्यधिक नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है हम संतुष्ट हैं, हम क्रांति के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्रांति युग युग जीवे। आप दोनों ने बम फेंकने के अपराध को तो स्वीकार किया था, किंतु हत्या करने के प्रयत्न का जो आरोप लगाया था, इसके लिए सफाई की ओर से कुछ गवाहों की आवश्यकता थी। अतः पंडित मदन मोहन मालवीय आदि सुप्रतिष्ठित महानुभावों ने न्यायालय में आकर साक्षी दी कि अभियुक्तों ने सभा भवन में आकर जो आचरण किया था, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनका किसी के प्राण लेने का विचार नहीं था। इसके पश्चात जज महोदय ने अफसरों की सहमति पूछी। तब प्रथम ने कहा कि दोनों धाराओं में निर्दोष है, दूसरे ने दोनों को हत्या की चेष्टा करने में निर्दोष और विस्फोट में दोषी बताया, तीसरे ने भगत सिंह को दोनों आधारों में दोषी और दत्त को हत्या संबंधी धारा में निर्दोषी बताया। सेशन जज ने चौथे अफसर की सहमति प्रकट करते हुए तारीख 12 जून 1626 को दत्त और सिंह दोनों धाराओं का प्रभारी घोषित करते हुए आजन्म कालापानी की सजा सुनाई। सजा सुनते ही दोनों वीरों ने क्रांतिकारी गगनभेदी नारों से इसका स्वागत किया। आप दोनों को आजीवन कारावास की सजा देकर भगत सिंह को पंजाब की मियांवाली जेल में और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर की सेंट्रल जेल में भेज दिया। वहाँ जेलों में आपके साथ बिल्कुल साधारण कैदियों जैसा निष्कष्ट व्यवहार किया। तब आप दोनों ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, परंतु इस नौकरशाही जमाने में कौन सुनता। अंत में कोई चारा न देखकर 15 जून से अनशन प्रारंभ कर दिया। आप दोनों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। इधर जनता में खलबली मच गई। पंजाब और बंगाल में आपके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए 30 जून को सिंह और दत्त का दिवस मनाया। इधर पंजाब की पुलिस ने सांड्रस हत्याकांड तथा अन्य अनेक क्रांतिकारी कार्यों अपराध में अनेक नवयुवकों के साथ आप दोनों को फंसाकर षड्यंत्र केस चलाने की तैयारी कर दी। कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर षड्यंत्र का अभियुक्त कर दिया। बहुत कड़े पहरे में मियांवाली जेल से भगत सिंह को लाहौर लाया गया। इस समय आप दोनों का अनशन चल रहा था। यहाँ जो अन्य अभियुक्त थे, उन्होंने भी अनशन प्रारंभ कर दिया, परंतु सरकार अंधी व बहरी बनी रही। अदालत में आपको अनशन अवस्था में ही ले जाया जाता। 18 तारीख को इस मामले की सुनवाई हुई। उस दिन भगत सिंह कुछ बोल पड़ा। इस पर अखबार व संबंधियों का मिलना बंद हो गया। इसका स्वागत अभियुक्तों ने राष्ट्रीय नारे से किया। जैसे जैसे दिन व्यतीत हुए, अनशनकारियों की दशा चिंताजनक होती गई। अधिकारी वर्ग तो अनशन तोड़ने का प्रयत्न करते ही थे, परंतु बाहर से गणेश शंकर विद्यार्थी जवाहरलाल नेहरू ने भी अनशन तुड़वाने का प्रयत्न किया, परंतु प्रयत्न निष्फल हुआ। अंत में यतीन्द्र नाथ जी की अनशन के कारण मृत्यु हो गई। फिर क्या था। दूसरे दिन कमेटी बुलाकर जेल के नियमों में सुधार कर दिया। इन अनशनों में भगत सिंह ने 115 व बटुकेश्वर दत्त ने 81 दिन का अनशन किया था। चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण, इंद्रपाल, यशपाल आदि ने आपको जेल से छुड़ाने का प्रयत्न भी किया, किंतु वह इसमें सफलता प्राप्त न कर सके। पब्लिक सेफ्टी बिल एक दमनकारी बिल था, जिससे अंग्रेज सरकार दिल्ली में पास करवाना चाहती थी। इसी मनमानी को रोकने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंकने का निर्णय लिया था। असेंबली बम कांड के नाम से
जानते हैं अक्सर। अब हम यहाँ बात करेंगे आज़ादी के बाद की, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि हर किसी को मालूम होनी चाहिए कि आखिरकार एक ऐसे महान क्रांतिकारी के साथ इस देश ने क्या सलूक किया, कैसी पीड़ा में दत्त जी को अपना जीवन जीना पड़ा। बटुकेश्वर दत्त जी ने देश की आज़ादी के लिए 15 साल से ज़्यादा का समय जेल में बिताया था, और जब ये भारत आज़ाद हुआ तो उनके पास कोई रोज़गार भी नहीं था, अपना जीवन चलाने का कोई साधन भी नहीं था। तब उन्होंने सिगरेट बेचकर अपना गुजारा किया। जगह जगह सड़कों पर सिगरेट बेचा करते थे। कुछ समय बाद बटुकेश्वर दत्त जी ने डबल रोटी और बिस्कुट बनाने का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन इसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा घाटा झेलना पड़ा, जिसके कारण यह व्यवसाय उनका बंद हो गया। पटना में बसों के लिए नौकरी निकली थी, और जब दत्त जी वहाँ के कमिश्नर के सामने पेश हुए तो उनसे कहा गया कि आप अपना स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र लेकर आइए। फिर जब यह बात उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को पता चली, तब उन्होंने बटुकेश्वर दत्त जी से क्षमा मांगी, और जो वह कमिश्नर थे उन्होंने भी क्षमा मांगी। लेकिन ये सब दिखावा ही था। बाद में क्षमा मांगते रहो। सोचने वाली बात यह है कि इन क्षमाओं के बाद भी उनके आर्थिक जीवन में कोई सुधार नहीं आया। इसीलिए मैं इन क्षमाओं को सिर्फ हौसला ही मानता हूँ। 1964 में वह बीमार पड़ गए थे। फिर उन्हें पटना के किसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, पर आपको जानकर अचंभा होगा कि वहाँ उन्हें एक बिस्तर तक नहीं मिला था। जब बटुकेश्वर दत्त जी अस्पताल में भर्ती थे तो उसने भगत सिंह की माताजी उनसे मिलने आई थी। बटुकेश्वर दत्त जी को टीबी का रोग था। बाद में पता चला कि उनको कैंसर भी हो गया, और फिर बाद में सरकारों ने, नेताओं ने प्रयास किया इनका इलाज अच्छी जगह किया जाए, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी। मतलब इस हिंदुस्तान में सभी कार्य देर से ही किए जाते हैं, वो भी दिखावे के लिए। अभी जब मैं ये सब लिख रहा हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। कई साल पहले ये सब पहली बार सुना था, उस दिन भी आंखों में आंसू आए थे। दुख तो बहुत होता है ये सब जानकर कि एक महान क्रांतिकारी के साथ उस समय के भारतीयों ने कितना घटिया व्यवहार किया। उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री बटुकेश्वर दत्त जी से मिलने के लिए पहुंचे थे। तब बटुकेश्वर दत्त जी ने आंखों से टपकते आंसुओं के साथ कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरा अंतिम संस्कार मेरे मित्र भगत सिंह की समाधि के पास में ही किया जाए। फिर वह दिन भी आ पहुंचा जब बटुकेश्वर दत्त जी ने इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 20 जुलाई 1965 को उन्होंने अपना वह शरीर त्याग दिया, और फिर उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनका अंतिम संस्कार हुसैनिया वाले में सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की समाधियों के निकट किया गया।